हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। क्लास 8th की बुक का ये लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। आज हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पॉलिटी बचेगी, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज के इस लेसन को। लिखा है, पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आई शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। तो इन मुद्दों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछले अध्यायों में। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर, पहले तो चित्र देख लीजिए। और यहाँ लिखा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। ये प्रदर्शनकारी है और इन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का उदय। लिखा है, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी लोग ये सोचने के लिए विवश हो गए कि अंग्रेज जो हैं यहाँ की जनता पर कब्जा जमाए हुए हैं और उन्हें गुलाम बनाए हुए हैं। जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म नहीं हो जाता, ये भारत है, ये भारतीयों का नहीं हो सकता। तो ये विचार लोगों के दिमाग में आए। आगे लिखा है, यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सब माने सभी और जनिक माने लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हैं। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त
कर सकती हैं। 1883 में सरकार ने इन्वर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। तो इन्वर्ट बिल क्या था कि इसमें भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया। आगे लिखा है, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इन्वर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त अफसर ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अब प्रचारक किसे कहते हैं यहाँ पर लिखा है ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। इस चित्र में देख लीजिए, ये है दादा भाई नौरोजी और यहाँ लिखा है नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। अब पढ़ते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। इसके बारे में लिखा है अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ धन की संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तो भारतीयों की क्या क्या मांगे थी? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए। तो आर्म्स एक्ट में क्या था कि भारतीयों को हथियार रखने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया था। और आगे लिखा है शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ती लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव
पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। उससे नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव व भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। आगे लिखा है, मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गीयों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लें। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये नारा किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो 1905 में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनकारी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसके भारी अनुरोध सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इस चित्र में देख सकते हैं आप, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। देखिए इस चित्र में जुलूस निकाला जा रहा है। यहाँ इस चित्र में देखिए, ये है बाल गंगाधर तिलक और लिखा है मेज पर रखे अखबार का नाम। देखिए तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी
ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। इस अखबार का नाम है केसरी। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्योगों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनकारी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कब किया? 1906 में। और कहाँ पर? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। तो 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों ने एक समूह ने एक 6 में मुसलमान और जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और उन्होंने सरकार से यह मांग की कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। आगे लिखा है 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े की पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार
समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। तो 1917 में रूस में जब क्रांति हुई तो किसानों और मजदूरों का जो संघर्ष था वह समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैला, तो भारतीयों में भी नई प्रेरणा का विकास हुआ। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी का आगमन। लिखा है, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उच्च भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा ली। अब नाइटहुड की उपाधि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं आप, गोलियों के निशान छपे हुए हैं। लिखा है, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थीं। बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे लिखा है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। लिखा है, खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था।
1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। 1921-1922 के दौरान असहयोग और आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, C. राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की बोली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने क्या किया, जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, उपाधियों को वापस लौटा दिया और जो विदेशी कपड़े थे उनको जला दिया। लोगों की पहल करनी। लिखा है, कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। लिखा है, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन्हीं सत्याग्रहों के कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के संगठन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलनों में अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का स्नान किया जाने लगा। जनता के महात्मा। लिखा है, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया।
उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु इन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। यहाँ इस चित्र को देखिए और यहाँ पर लिखा है, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के साथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। 1922-1929 की घटनाएं। लिखा है, महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की भीड़ ने चोरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 में। इसको याद रखिएगा। आगे लिखा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को किस आधार पर? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में यह पारित हो गया और इसी प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ इस चित्र को देख लीजिए है, यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत की राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। ये भगत सिंह हैं और इनके धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठी चार्ज के बाद लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी VK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था।
क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि गैरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी, यानी 23 साल की थे जब इन्हें दांडी मार्च लिखा है। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठे करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता की साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के अति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। यहाँ इस चित्र में देखिए लिखा है महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू, पेरिस 1931। ये सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी जी के साथ लिखा है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। ये भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद लिखा है महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ इस चित्र में देख लीजिए बोस और INA। ये सुभाष चंद्र बोस हैं। लिखा है समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में वे गांधी जी का सम्मान करते थे।
जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाई गई मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर लिखा है, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौर भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1940 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। यानी जो सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, उन पर मुसलमानों को बेजोड़ सफलता की प्राप्ति हुई। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिषद भारत भेजा। इस परिषद ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भारी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म। इस तरह ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का
यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने खाए। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। मौलाना आजाद के बारे में लिखा है, मौलाना आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आजाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। यहाँ इस वाले चित्र में देखिए, इस चित्र में लिखा है, गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। यहाँ ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र 19 में महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में रहे सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है और हिस्ट्री का सिलेबस भी आज समाप्त होता है। अब पॉलिटी बची है, उसको भी जल्दी से ही ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद डेली प्रैक्टिस होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।